नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपको तमाम अपडेट्स देने के लिए कि इस वक्त खाड़ी में आखिर क्या हालात बने हुए हैं। इसराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध जारी है, उससे क्या कुछ असर पड़ रहा है पूरी दुनिया भर पर। आपको याद दिला दें कि 28 फरवरी को जब इसराइल ने हमला किया ईरान पर, उस दौरान जिनीवा में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत जारी थी, ईरान के ऑफिशियल्स और अमेरिका के बीच में। लेकिन इजराइल ने यह हमला करते हुए कह दिया कि भाई हमें इमिनेंट थ्रेट है और इसीलिए हमने ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया हुआ है। हालांकि उसके बाद लगातार ऐसे बहुत बयान आने लगे हैं कि क्या इजराइल ने और नेतन्याहू ने खासकर इस युद्ध की शुरुआत की अपनी कुर्सी को सिर्फ और सिर्फ बचाने के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप को क्या उन्होंने इसमें खींच लिया है। इसे लेकर नेतन्याहू ने कुछ बातें की हैं, क्योंकि एक पूरा का पूरा नैरेटिव वॉर छिड़ा हुआ है इस वक्त सोशल मीडिया पर कि नेतन्याहू जीवित है या मारे गए हैं। और आपको पता है कि नेतन्याहू ऑलरेडी कुछ आध वीडियोस जो हैं वो पुट आउट कर चुके हैं। पहले उन्होंने एक वीडियो डाला जहां वो एक कैफेटेरिया में जाकर कॉफी पीते हुए नजर आए। उस पर लोगों ने कहा कि एआई जनरेटेड है क्योंकि वो कॉफी पीते हैं लेकिन कप से कॉफी छलकता नहीं है। एक दूसरा वीडियो उन्होंने डाला जहां पर वो कुछ लोगों के साथ एक पहाड़ी क्षेत्र में दिख रहा है कि बात कर रहे हैं खुले में। वहां लोगों ने कहा कि देखो उनकी उंगली में जो रिंग है वो शुरू में नजर आती है कुछ सेकंड्स, फिर गायब हो जाती है। फिर उन्होंने कुछ फोटोज डाले जिसमें दिखाया कि फोन पर वो बेसिकली ऑर्डर्स दे रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं ईरानियन टॉप लीडर्स के मारे जाने की। और जिन स्ट्राइक्स में अली लारिजानी जो कि ईरान के इंटेलिजेंस चीफ थे और बहुत ही ताकतवर नेता रहे ईरान के, उनकी मौत होती है। और उनके साथ साथ उनके बेटे की भी मौत होती है, मुर्तजा की। और साथ ही जो बसीज जो उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसके जो मुखिया थे गुलाम रिजा सुलेमानी, उनकी भी मौत हो जाती है। तो ये जो बैटल्स चल रहे हैं, नैरेटिव्स चल रहे हैं, इनके बीच में अब नेतन्याहू ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसके जरिए उन्होंने दावा किया कि देखो मैं तो जीवित हूं, मैं फॉरेन प्रेस के साथ में इंटरैक्ट कर रहा हूं। उनकी लोकेशन को लेकर भी वापस से कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने एक बड़ी ही अजीब सी बात कही है। वो बात मैं आपको आखिर में बताऊंगी, उसको सुनने के लिए आप बने रहिएगा जरूर हमारे साथ में। लेकिन इस बीच ठीक जैसा नेतन्याहू जीवित है या नहीं, उसी बाबत सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या मुश्तबा खामनेई जीवित है या नहीं, क्या वो घायल हैं, क्या वो जख्मी हैं, क्या वो आईसीयू में है। तमाम बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर। तो उनकी भी एक फुटेज सामने आई है, ये फुटेज देखिए। और बहुत ज्यादा जो है पब्लिक में उनकी विजुअल्स आप सोशल मीडिया पर ढूंढेंगे तो नजर नहीं आएंगी, इक्का दुक्का फोटोज नजर आती है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि खामनेई बैठकर, क्योंकि वो पहले एक शिया मौलवी थे, एक सेमिनारी में जो है वो एक मस्जिद में एक दरगाह में बैठकर वो कुछ लेसन्स दे रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये वीडियो क्या ताजा तरीन है, क्या ये एक कोई ओल्ड वीडियो है, आर्काइव वीडियो है, ये तय कर पाना मुश्किल है क्योंकि इसमें कोई डेट नहीं है। ठीक जैसे नेतन्याहू के कैफे वीडियो में भी ये समझना मुश्किल था कि ये वीडियो आखिर कब शूट किया गया है, हाल का है या पुराना वीडियो है। लेकिन ये युद्ध जो कि 28 फरवरी से जारी है, इसने जिस तरीके से ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए। आपको याद दिला दे कि जहां एक तरफ कच्ची तेल की कीमतें दुनिया भर में बढ़ती जा रही हैं, $110 प्रति बैरल के पार जा रही हैं, छू रही हैं कॉस्ट कीमतें। और जब कच्ची तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो आपको याद दिला दे कि इसी कच्चे तेल को आप जब रिफाइन करते हैं अलग अलग रिफाइनरीज में, तो उसके बाद आप उसमें से डीजल, पेट्रोल, पेट्रोकेमिकल्स, तमाम चीजें निकालते हैं और उसका असर आपकी पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ता है, इसेंशियल कमोडिटीज पर पड़ता है। क्योंकि अगर किसी चीज को जो आप खरीद रहे हैं, आयात कर रहे हैं, उसकी अगर शिपिंग कॉस्ट बढ़ती है तो वो जो कीमत है, जो कंज्यूमर उसके लिए जो कीमत चुका रहा है, वो कीमत भी बढ़ा दी जाती है। लेकिन ये एक तरफा युद्ध नहीं है जैसा मैंने कहा, क्योंकि यहां लगातार खबरें आ रही हैं कि ईरान काफी नुकसान पहुंचा रहा है अमेरिका को भी। अमेरिका की जो बेसेस हैं खाड़ी में, उनको तो उन्होंने हिट किया ही है। कल जिस तरीके से हमने देखा कि साउथ पार्स जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, नेचुरल गैस फील्ड जो ईरान से जुड़ा हुआ है और उससे साझा रूप से ऑपरेट कतर भी करते हैं, कतर के साथ भी जुड़ा हुआ है, वहां पर जब इजरायलियों ने हमला किया, डोनाल्ड ट्रंप को अपना स्टैंड बदलना पड़ा। और जहां वो शुरू में कह रहे थे कि भाई पूरी को ही उड़ा देते हैं, बाद में उनको रियलाइज हुआ कि भाई अगर ये गैस फील्ड की अगर हम लड़ाई कर रहे हैं, अगर गैस फील्ड बर्बाद हुआ तो पूरे यूरोप के लिए भी जो है गैस की एक संकट देखने को मिलेगी। और ईरान ने उसके बाद हिट बैक किया। कतर में उन्होंने एलएनजी प्लांट को हिट किया, यूएई में हिट किया। आज हालांकि ईरान के मिलिट्री की तरफ से यह कहा जा रहा है कि देखिए इजराइल शायद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तैयारी में है, जो हमले सऊदी के आरामको जैसे रिफाइनरी पर किए जाएंगे इजराइल की तरफ से, लेकिन उसका आरोप मढ़ दिया जाएगा ईरान पर
क्या कहा ईरान के कमांडर ने, आइए वो सुना देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। همانطور که قبلا اعلام کردیم نیروهای مسلح ایران تمام زیرساخت‌های متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی را مورد هدف قرار خواهند داد و مسئولیت آن را رسما میپذیرند و اعلام مینمایند. برابر اخبار دریافتی رژیم صهیونیستی قصد حمله به زیرساخت‌های انرژی در منطقه از جمله تأسیسات آرامکو را دارد که سوابق شرارت‌های رژیم برای متهم‌سازی ایران و ایجاد فتنه بین کشورهای منطقه مؤید این نیت پلید میباشد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. तो ये नैरेटिव बैटल लगातार चल रही हो रही है और खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने यूएस के बहुत सारे रेडार सिस्टम्स को काफी सफलतापूर्वक जो है टारगेट किया है। एबीसी न्यूज उन्होंने एक विश्लेषण किया है जिसमें सैटेलाइट इमेजरी के जरिए किया है, वीडियोस जिसकी पुष्टि वो कर पाए हैं, और उसमें कहा गया कि कम से कम 10 ऐसे रेडार साइट्स हैं जो अमेरिका और उनके जो एलाइज हैं उनसे जो यूज किए जा रहे थे, उनको ईरानियन ड्रोन्स या मिसाइल्स के जरिए जो है निशाना बनाया गया है। एक और जो जरूरी बात है कि देखिए, अमेरिका के सोल्जर्स की तो जाने गई ही है, कम से कम 10 अमेरिकी सोल्जर्स की जान जाने की तो पुष्टि है ही। अमेरिका के बहुत सारे महंगे एयरक्राफ्ट्स को भी नुकसान पहुंच रहा है। कम से कम 16 ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं जिनको ईरान ने गिरा दिया है मारकर, जिसमें से कि 3 F-15 जेट्स बताए जा रहे हैं, एक K-135 टैंकर बताया जा रहा है। तो आप सोचिए, ईरान की जो क्षमता है, जो उनकी सैन्य क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसको लेकर जिसको शायद डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि 2 दिन में ही ये घुटनों में आ जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ है। और एक बड़ी खबर है कि एक यूएस F-35 जो कि एडवांस्ड जेट है, उसको भी ईरान ने नुकसान पहुंचाया है। ये बात सामने आ रही है। 2 इंटरेस्टिंग खबर जो मैं आपको देना चाहूंगी, एक ये कि फ्रेंच जो एयरक्राफ्ट कैरियर है चार्ल्स द गॉल, क्योंकि इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि ठीक है, हम डोनाल्ड ट्रंप का हम साथ देंगे, हम भेजेंगे एयरक्राफ्ट जो स्ट्राइकर है, कैरियर है, जहां से आपकी हवाई जो हमले हैं उनको लॉन्च किए जाते हैं। ले मोंड एक पेरिस का प्रतिष्ठित अखबार है और ले मोंड के जर्नलिस्ट ने कहा है, आप बहुत सारे फिटनेस एप्स यूज करते होंगे, उनमें से एक ऐप है स्ट्रावा ऐप, जिसको आप अपने रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए आप देखते हैं कि मेरी हार्ट बीट कितनी है, मैंने कितने कैलोरीज बर्न किए हैं, मैं कितने दूर तक गया हूं। जब ये तमाम बातें होती हैं, ये फिटनेस एप्स सिक्योरिटी रिस्क्स भी बनते हैं, क्योंकि आपकी जो डेटा है वो लीक भी होती है। और ये एक बार फिर से देखने को मिला है, क्योंकि ले मोंड एक बड़ा इंटरेस्टिंग खबर लेकर आया है कि कैसे जर्नलिस्ट्स ने जो स्ट्रावा ऐप है, वो एक ऑफिसर उसको यूज कर रहे थे जॉगिंग करते वक्त अपने इस शिप के डेक में, और उसके जरिए उनके लोकेशन का पता चल गया कि एग्जैक्ट क्या लोकेशन है, क्योंकि ये जो शिप्स वगैरह होती हैं इनकी लोकेशंस को थोड़ा सीक्रेट रखा जाता है ताकि वो सीधे तौर पर जो है निशाने पर ना आए। तो इनकी लोकेशन का पता चला स्ट्रावा ऐप के जरिए। इस खबर पर मैं थोड़ा सा और जो है विशेषज्ञों के साथ में बाद में डिटेल में बातचीत करूंगी, लेकिन सोचा कि एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, पहलू है, ये मैं बता दूं। दूसरी ओर देखिए, अब नौरूज जो है, नवरोज मनाया जा रहा है, रमजान का पाक महीना, नवरोज का महीना, और इस वक्त जो है इस दौरान ईरान में इतनी जहां पर लोगों की जान गई हैं, 1300 से ज्यादा नागरिकों की, जिनमें बच्चों की जान गई है, नाविकों की जान गई है। खबरें तो आ रही हैं कि लोग फिर भी मनाएंगे ही इस फेस्टिवल को, ऐसा नहीं है कि नहीं मना रहे हैं। एक आर्ट वर्क है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मिनाप का वो स्कूल याद है, एलिमेंट्री स्कूल, जिसमें बहुत सारे बच्चों की, कम से कम 160 से ज्यादा जो है बच्चों की जाने गई थी। 7 से 12 साल की उम्र की बताई जा रही थी ये लड़कियां। इसमें जो जो लोग मारे गए थे उसको लेकर एक बहुत सीरीज ऑफ आर्ट वर्क जारी किया जा रहा है, और ये यूनिवर्सिटी जो है, जो आईरिब के नाम से जानी जाती है, डिजिटल आर्ट स्टूडेंट हैं एक ज़ैनाब रंजबार, उन्होंने एक आर्ट वर्क किया है। देखिए ये तस्वीर बताई जा रही है जोहरे सहरियारी की, जो एक 34 साल की टीचर थी, और उस एलिमेंट्री स्कूल में जब हमला हुआ था तो वो उसमें मारी गई थी। वो प्रेग्नेंट थी, तो 34 साल की एक प्रेग्नेंट टीचर जो मारी जाती हैं, जोहरे, उनके लिए ये स्केच बनाया है, इलस्ट्रेशन बनाया है ज़ैनाब रंजबार ने, जो कि डिजिटल आर्ट्स की स्टूडेंट है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग यूनिवर्सिटी में। ऐसी सीरीज से बहुत सारी आर्टवर्क्स देखने को मिल रही हैं इस मसले पर। और आखिर में एक बार फिर से लौटती हूं, मैं बात करती हूं वो बेंजामिन नेतन्याहू की, जो उन्होंने बातें कही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तरफ उन्होंने कहा कि क्या वाकई किसी के जहन में ये बात आ सकती है
कि हम राष्ट्रपति ट्रंप को बताएं कि क्या करना है। कम ऑन। तो मतलब एक उन्होंने झुटलाने की कोशिश की इन खबरों को कि अमेरिका को जबरन जो है दरअसल इजराइल ने खींचा है इस युद्ध में। दूसरा एक बहुत ही अजीब सी बात कही उन्होंने कहा कि जीसस क्राइस्ट हैज नो एडवांटेज ओवर जेंगिस खान। जेंगिस खान कौन है? जिन्होंने मंगोल अंपायर की नींव रखी, बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट किए सेंट्रल एशिया में और चीन में। तो उस जेंगिस खान को चूंकि एक विलन के रूप के तौर पर वो पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट को भी है जेंगिस खान के ऊपर कोई एडवांटेज नहीं है। इफ यू आर स्ट्रांग इनफ, रूथलेस इनफ, पावरफुल इनफ, इवल विल ओवरकम गुड। आज तक तो हम यही कहते थे ना कि भाई कि सच्चाई की जीत होती है, अच्छाई की जीत होती है। ये कहते हैं कि अगर आप में ताकत है, आप रूथलेस हैं, बहुत शक्ति हैं, तो जो ईवल है, जो बुरा है, वो अच्छे को भी जीत सकता है। अब इसके क्या मायने हैं वो आप खुद ही सुनिए और आप खुद ही समझने की कोशिश कीजिए, निकालने की कोशिश कीजिए। बहरहाल मैंने कहा कि इन कुछ अपडेट्स के साथ मैं फिलहाल इस ब्लॉग को आपके सामने लेकर आती हूँ। हमारे से जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। Also wrote The Lessons of History, very brief, 100-page book, in which he said, well, history proves that, unfortunately and unhappily, Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan. Because if you are strong enough, ruthless enough, powerful enough, evil will overcome good. Aggression will overcome moderation. So you have no choice. If you look at the world as it is today, you have to be blind not to see that the democracies led by the United States have to reassert their will to defend themselves and to oppose their enemies in time while there's still time, before the jarring gong of danger wakes them up and wakes them up too late. This is where we are now. The fact that people don't see that, the fact that a lot of the news media are harking on a lot of fake news, but also a lot of short-sightedness, and do not see the historic period and the historic struggle that we are engaged in now, doesn't obviate these truths.